हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस चैनल। मेरा नाम संतोष है और आज हम जियोग्राफी ऑप्शनल की आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले के लेक्चर में भी बात करी थी कि हम टॉपिक वाइज टॉपिक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है कि ऑप्शनल के आंसर्स कैसे लिखना स्टार्ट करें। सो वी आर स्टार्टिंग इट, बट वी विल बी डूइंग इट वेरी स्ट्रैटेजिकली। We could have started it from the geomorphology also, but geomorphology suddenly अगर आप सबसे पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, if you are very in the very initial phase of your start answer writing, तो उसमें जियोमॉर्फोलॉजी में आपको थोड़ा सा डर लग सकता है कि काफ़ी हैवी टॉपिक है, काफ़ी नाम है इसमें, काफ़ी थ्योरीज हैं। सो वी आर स्टार्टिंग इट विद अ वेरी वेरी इजी टॉपिक विच इज़ द एग्रीकल्चर टॉपिक। हम पेपर 1 एंड पेपर 2 में एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है उससे हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी जर्नलिस्टिक टॉपिक है और आपको GS3 में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। सो हमारा पैटर्न क्या रहेगा, हम सबसे पहले जैसे आज हम वर्ल्ड एग्रीकल्चर पैटर्न ले रहे हैं और उसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करते हैं, दोनों ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक दोनों फैक्टर्स को हम इंक्लूड करेंगे। अब इसको हम एक बार समझेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि आपको अभी बेसिक है, या फिर अगर आपने कोचिंग भी की है तो दिस वुड वर्क एज योर रिवीजन पैटर्न। आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद में हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो हम हर दिन एक टॉपिक या दो टॉपिक, वी विल टेक इट ईजी, वी विल टेक इट स्मॉल, बट वी विल टेक इट कंसिस्टेंटली। हम एक या दो टॉपिक को रोज पहले समझेंगे कि क्या उस टॉपिक में है, देन उससे रिलेटेड जो भी PYQs आए हुए हैं उनको हम समझेंगे कि अच्छा अब इस पढ़े हुए टॉपिक में से इन PYQs को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इसमें केस स्टडीज़, फैक्ट्स या फिर किस तरीके से हमारे अभी तक जो भी हमने डेटा पढ़ा है उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ वी वुड बी डूइंग, बट सिंस दिस इज स्टार्ट वी विल टेक इट वेरी इजी, वी विल टेक इट वेरी स्लो। बट स्लो का मतलब ये नहीं है कि आप आंसर नहीं लिखोगे। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ पे जो भी करेंगे, अगर आप इसे एज ए रिवीजन ले रहे हो या अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो आप एक तो थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। बीच बीच में मैं कुछ कीवर्ड्स बोलूँगी, उन कीवर्ड्स को आप प्लीज़ एक कॉपी बना लो, उस कॉपी में लिखते जाओ और उसके साथ में जो हम आंसर्स लिखेंगे उस आंसर को ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद में एक बार खुद के हाथ से लिखने की कोशिश करना। जो भी जैसा भी अच्छा बुरा आधा पूरा जैसा भी लिखा जाए, प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। कोई चेक नहीं करेगा, अगले दिन खुद ही चेक कर लेना आप, बट आप लिखना स्टार्ट नहीं करोगे तो वो अंदर से डर नहीं निकलेगा। सो दैट इज़ दी ओनली रिक्वेस्ट आई हैव। बाकी मैं आपको कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँगी, सिंपल हम वाइट बोर्ड पे ही इसको पढ़ेंगे कि क्या हमारा टॉपिक है और क्या इसमें हमारे पॉइंट्स हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बीच बीच में छोटे छोटे से शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर से। हमारा पहला टॉपिक यही है। तो आज तो हम पेपर 1 का टॉपिक करेंगे, जनरल एग्रीकल्चर का क्या, वर्ल्ड एग्रीकल्चर का क्या पैटर्न है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करते हैं। ये मैप हम सबसे लास्ट में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और इस मैप को बनाना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो एग्जैक्ट 1 to 13 को पिन पॉइंट डॉट करके एग्ज़ाम में बनाना, मतलब इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल फॉर द एक्सपर्ट्स ऑफ जियोग्राफी, और अगर वो बनाएंगे तो उनको भी 10-15 मिनट लग जाएंगे इसको बनाने में। तो इतना हमारे पास ना तो टाइम होता है और इतनी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट एक स्लाइटली हिंटेड आइडिया एग्जामिनर को लग जाना चाहिए कि हाँ इस बच्चे को पता है कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर पैटर्न कहाँ कहाँ पे है। बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, वी ऑन ओनली IAS पे हमने ज्योग्राफी फाउंडेशन कोर्स भी एक स्टार्ट किया है। इसमें आपको जितने भी एवरी सिंगल टॉपिक जो भी सिलेबस में मेंशन्ड है वो कवर करा गया है सिंपल लैंग्वेज के अंदर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए, पेपर 1 पेपर 2 को इंटीग्रेट करते हुए। इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे गए हैं जो PDF की फॉर्म में है। ये लेक्चर्स इंग्लिश में है, जनरली हिंदी में समझाए गए हैं, बट जो नोट्स हैं वो हाल फिलहाल के लिए इंग्लिश के अंदर हैं। हम आगे कोशिश करेंगे कि उसको शायद हम हिंदी में कर दें, बट अभी के लिए नोट्स इंग्लिश में है बट लेक्चर सारे इसके हिंदी में है। तो अगर आप हिंदी मीडियम की भी स्टूडेंट हैं और अगर आपके पास आपके खुद के नोट्स हैं लेकिन आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो एज आई सेड कि मैं इसमें कोई वैसे रिटर्न स्लाइड्स नहीं है, मैं आपको वाइट बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगी। तो एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं ना कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कहाँ पे होगी, तो हम एक चीज़ बोलते हैं कि अच्छा पहले तो सॉइल बहुत फर्टाइल होनी चाहिए, क्लाइमेट वहाँ का बहुत सही होना चाहिए, स्लोप एस्पेक्ट ग्रेडियंट जो है ये सब सही होना चाहिए, वहाँ पे ड्रेनेज का फैसिलिटी होना चाहिए। अगर पानी बार बार जमा हो जाएगा, वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाएंगी तो पानी तो होगा नहीं।
तो ये हम कुछ, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, ये फिजिकल एनवायरमेंट कंडीशन है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को पुश करती हैं सक्सेसफुल कल्टीवेशन के लिए। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, क्या ये एक्चुअली इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि एग्रीकल्चर की एक्सटेंट कितना होगा, आप कितना क्रॉप प्रोडक्शन करोगे, आप कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन करोगे उसको इम्पैक्ट करती है? नहीं करती है। अब यहाँ पे एक फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में आता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर कितना है, आपका लैंड का एरिया कितना है, यहाँ पे मार्केट की अवेलेबिलिटी या मार्केट की डिमांड क्या है आपके पास, यहाँ पे सरकार की कोई एमएसपी या कोई सुविधा दी हुई है जिसकी वजह से आपकी एक पर्टिकुलर फसल को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कंपटीशन कैसा है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट सपोर्टेड पॉलिसी, सब्सिडीज़, डिफरेंट लैंड यूज़ टाइप, इनको हम इकोनॉमिक फैक्टर बोलते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि एग्रीकल्चर का एक्सटेंट कैसा होगा। एक्सटेंट का मतलब ये कि कितना दूर तक जाएगा, आप राइस या वीट कल्टीवेशन कितना, आप कितने एरिया में, कितने हेक्टर में कल्टीवेट करोगे। आपकी जियोग्राफिकल कंडीशंस ये डिसाइड कर सकती है कि आप कौन सी क्रॉप करोगे, बट इकोनॉमिक फैक्टर उसको ऑल्टर कर सकती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, पंजाब एंड हरियाणा सेमी एरिड एरिया के अंदर आते हैं, वहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में और यहाँ पे एमएसपी का हाई प्राइस मिलता है राइस एंड वीट कल्टीवेशन को, तो राइट एंड वीट क्रॉप को, तो यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा के अंदर सिर्फ वीट एंड राइट का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है, जबकि इस एरिया में जियोग्राफिकली वीट एंड राइस का इतना ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं होना चाहिए, बट दैट हैपन्स। तो ये क्यों हैपन हुआ? ये इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से हुआ। अनदर एग्जाम्पल टेक मलेशिया। मलेशिया के अंदर रबड़ का कल्टीवेशन बहुत होता है। मलेशिया में रबड़ का कल्टीवेशन बहुत होता है। अब रबड़ का कल्टीवेशन कहाँ होता है? इक्वेटोरियल रीजन के अंदर होता है। तो क्या मलेशिया इकलौती इक्वेटोरियल कंट्री है? नहीं, बाकी भी तो इक्वेटोरियल कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्यों नहीं होता है रबड़ का कल्टीवेशन? इसके अलावा भी बहुत सारी इक्वेटोरियल कैश क्रॉप होती है, जैसे कि कैशू हो गया है, कॉफ़ी हो गया है, कोको हो गया है, ऑयल पाम, कोकोनट, ये सब है। तो ये सब मलेशिया में इतना हाई प्रोड्यूस क्यों नहीं होता है? क्योंकि इकोनॉमिक टर्म पे वहाँ के पॉलिसी के हिसाब से, वहाँ के जो कंपैरेटिव एडवांटेज हैं उसके हिसाब से रबर को ज़्यादा महत्वता दी जाती है। रबर इज़ मोर प्रॉफिटेबल टू द मलेशियन पीपल। रबर बाकी इक्वेटोरियल कंट्रीज़ में इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। और ये बड़ा सिंपल सा कंपैरेटिव एडवांटेज है। ये एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब एग्रीकल्चर के एक्सटेंट की हम बात करते हैं, जब एग्रीकल्चर पैटर्न की हम बात करते हैं वर्ल्ड में, अपना भी एग्जांपल ले लो, आप वो चीज़ खरीदोगे या आप वो चीज़ ज़्यादा प्रीफर करोगे जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सिमिलरली किसान भी जो है वो चीज़ उगाएगा जिसमें उसको बाकी दूसरी किसी फसल से ज़्यादा फ़ायदा होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो फिज़िकल फैक्टर जो होते हैं वो जैसे कि ये डिसाइड करते हैं कि वो क्रॉप की एवरेज लेंथ ऑफ कितना, ग्रोइंग सीजन कितना होगा उसमें, वहाँ पे फ्रॉस्ट फ्री पीरियड कितना है, तो आप कौन से पीरियड के अंदर, कौन से सीज़न के अंदर आप कितना प्रेसिपिटेशन होगा, उसके हिसाब से एग्रीकल्चर एक्टिविटी आपकी डिसाइड हो सकती है कि आप कौन से सीज़न में एग्रीकल्चर करोगे। आप हार्ड क्रॉप लगाओगे, आप शॉर्ट ग्रोइंग सीजन वाले क्रॉप लगाओगे। लेकिन ये कंप्लीट जस्टिफिकेशन नहीं है अगर हम वर्ल्ड में एग्रीकल्चर पैटर्न को समझने की कोशिश करें। तो अगर हम वर्ल्ड में एग्रीकल्चर पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे देन वी हैव टू ब्रिंग द इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर के बिना ये इनकम्प्लीट रहेगा। तो ऐसे के अंदर एक जियोग्राफर थे जिनका नाम था, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ लो एक बार, R.O. बुकानन। ठीक है, इन्होंने एक स्टडी करी थी और इन्होंने एक स्टडी के अंदर बोला था कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो हैं वो मैटर करती हैं, लेकिन अगर आप जैसे फसल है, फसल को आप क्या करोगे, मार्केट में ले जाके बेचोगे ना। तो अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए जब बात करते हो तो आप बिना इकोनॉमिक कंडीशन के अगर इस कमर्शलाइजेशन के या वर्ल्ड एग्रीकल्चर पैटर्न की बात करते हो तो वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो जब हम जियोग्राफी के अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं देन वी हैव टू स्टडी द जियोग्राफिकल एंड द इकोनॉमिक
कंडीशन ऑफ दैट एरिया जहाँ पे वो प्रोडक्ट हो रहा है। सिर्फ फिजिकल फैक्टर कि भाई क्लाइमेट कैसा है यहाँ पे, सॉइल कैसी है यहाँ पे, ड्रेनेज कैसा है यहाँ पे, वेजिटेशन कैसा है यहाँ पे, एक्सेसिबिलिटी कैसी है, ये सब चीज़ें बात करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको यहाँ पे ये भी बात करना होगा कि आपकी वर्ल्ड प्राइस में फ्लक्चुएशंस कैसे हो रहे हैं, किसकी ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, आपकी वहाँ पे आसपास में क्या किसी इंडस्ट्रियल डिमांड हो रही है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, आपको वो सब चीज़ें भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम वर्ल्ड एग्रीकल्चर पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक दोनों कंडीशन को समझना पड़ेगा। अब फटाफट से हम कौन कौन से फैक्टर्स हैं इन ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस में, उनको देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशंस की। अब ज्योग्राफिकल कंडीशंस में कौन कौन से टॉपिक होंगे, सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं, हमेशा हम बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द क्लाइमेट। और क्लाइमेट में भी हम किस किस की बात करेंगे, क्लाइमेट में हम बात करेंगे सबसे पहले वाटर की, प्रिसिपिटेशन, चाहे प्रिसिपिटेशन बोल लो इसे। फिर हम बात करेंगे इसमें टेम्परेचर की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसमें विंड की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसमें लाइट की, लाइट कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। एंड दीज आर द फैक्टर्स जो हमारे क्लाइमेट के अंदर आते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफिकल फैक्टर में हमारा आता है, देखो ये थोड़ा सा पेन इधर उधर मूव कर जाता है, फिर हमारा आता है सॉइल, ठीक है। अब सॉइल में फिर हमारा फर्टाइल सॉइल कितना है, नॉन फर्टाइल सॉइल कितना है, माइक्रो एंड हमारा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्या अवेलेबिलिटी है, दैट वी टॉक अबाउट। सॉइल के बाद हम बात करते हैं रिलीफ की। रिलीफ में हम 3 चीज़ों की बात करते हैं, एल्टीट्यूड की बात करते हैं हम, एस्पेक्ट की बात करते हैं हम, और हम ग्रेडियंट की बात करते हैं। हम तीनों को भी देखेंगे सेपरेटली, हम इन तीनों को एक एक करके देखेंगे कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 मेजर फैक्टर हैं, क्लाइमेट, सॉइल एंड हमारा रिलीफ, जिसके अंदर एल्टीट्यूड, एस्पेक्ट एंड ग्रेडियंट की बात आती है। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट की, और क्लाइमेट में सबसे पहले बात करते हैं वाटर की, कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। अब हमें पता है कि बिना पानी के तो फसल होने से रही है, और हर एक जो प्लांट होता है उसकी वाटर एब्जॉर्व करने की, कि वो मिट्टी से कितना पानी एब्जॉर्व कर सकता है, इसकी उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसकी एक एबिलिटी होती है। अब हर जो प्लांट होता है उसका एक डिफरेंट रूट सिस्टम होता है, कि कोई रूट बहुत इन डेप्थ में होती है, कोई रूट हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होती है, कोई रूट वर्टिकली स्प्रेड होती है। ये अगर आप किसी पेड़ को कभी, नॉट पेड़ को सॉरी, प्लांट को कभी छोटा सा कभी उखाड़ के देखोगे, देन यू विल सी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वर्टिकली डीप रूट में होते हैं, और कुछ होते हैं जो इस तरीके से फैले हुए होते हैं, हॉरिजॉन्टली होते हैं। अब इसके अलावा सॉइल मॉइस्चर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे। अगर सॉइल मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी एक्सट्रीम है, दोनों, चाहे डिफिशियंसी के अंदर एक्सट्रीम है, या फिर अगर एक्सेस बहुत ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा या बहुत कम अगर सॉइल मॉइस्चर है, तो वो क्रॉप डिस्ट्रक्शन का कॉज बनती है। अगर एक्सेसिव होती है तो इसका मतलब है कि आपकी सॉइल इरोजन की, जैसे कि आपकी रिले इरोजन, गली इरोजन, शीट इरोजन, इन सब की दिक्कत होती है। सो इट कॉजेज द सॉइल इरोजन। और अगर सॉइल मॉइस्चर कम है तब भी यहाँ पे विंड इरोजन की पॉसिबिलिटी रहती है, कि यहाँ पे विंड इरोजन हो जाएगा, यहाँ पे अपर लेयर ऑफ द सॉइल जो है वो विंड के साथ उड़ के चली जाएगी, ठीक है। सो दिस ऑल्सो हैपन। सो दैट मीन्स कि हमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर ही चाहिए होता है, एक्सट्रीम लेवल में नहीं चाहिए होता है। बट दिस इज वाटर। व्हाट अबाउट द टेम्परेट रीजन्स, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है उनमें पानी की अवेलेबिलिटी की कैसे बात करेंगे। जहाँ पे बर्फ़ गिरती है वहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ स्नोफॉल होता है, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ विंटर होता है। तो जब बर्फ़ गिरी है तब तो जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। तो एक आपने पढ़ा होगा कि जब हमारा सन नदर्न हेमिस्फेयर में होता है तो एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का समर पीरियड आता है। तो उसी शॉर्ट ड्यूरेशन के समर पीरियड में जब आइस मेल्ट हो जाती है तो वहाँ पे जो लोग हैं, फार्मर्स हैं, वो कल्टीवेट करते हैं। बट उनका कल्टीवेशन भी वो ऐसी ही क्रॉप करेंगे जिसका ग्रोइंग सीजन बहुत कम हो, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि टेम्परेचर फॉल हो जाता है, वाटर जो नीचे होता है वो फ्रॉस्ट में जम जाता है। अगर विंटर आना स्टार्ट हो गया है तो वो फसल पूरी की पूरी खराब हो जाती है, ठीक है। दिस इज अबाउट द वाटर। द नेक्स्ट वी हैव इज द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब टेम्परेचर का इम्पैक्ट सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कि
प्लांट की ग्रोथ पे पड़ेगा। इसके अलावा टेम्परेचर का इम्पैक्ट पड़ता है जर्मिनेशन पे। सीड जर्मिनेशन जो होता है, जो प्लांट ग्रोथ होती है, उस पर टेम्परेचर का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, कितना कम टेम्परेचर है। जनरली ये बोलते हैं कि कम से कम 5 से 7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना ही होना चाहिए अगर प्लांट को इनिशियली जो हम जैसे बोलते हैं ना, सीडलिंग्स जो होते हैं, उनको थोड़ा सा ग्रो होने के लिए 5 से 7 डिग्री का टेम्परेचर तो चाहिए ही होता है। इससे और ये भी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है तब भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो हम इसको एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं अक्यूमुलेटेड टेम्परेचर। ठीक है, अक्यूमुलेटेड टेम्परेचर क्या होता है कि भाई आपका हर दिन का टेम्परेचर इस थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपका ग्रोइंग सीजन में इतना टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए होता है। जैसे कि वीट है तो उसको 5 डिग्री मतलब अक्यूमुलेटेड, उसको बोलते हैं कि 1300 दिन के अंदर उसको 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अक्यूमुलेटेड होना ही चाहिए ताकि उसकी ऑप्टिमम यील्ड हो सके। लेकिन अब फिर वो बात आ जाती है कि जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ पे क्या होगा। टेम्परेट रीजन में फिर वो ये कि अगर स्प्रिंग या ऑटम है, अगर उसमें फ्रॉस्ट कंडीशंस हैं तो पर्टिकुलर क्रॉप जनरली हो नहीं पाती है, सक्सेसफुल कल्टीवेशन नहीं हो पाता है। बट जो छोटा सा समर पीरियड आता है उसके अंदर वहाँ पे कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो ये लाइट की बात है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए होता है। बट एक्सट्रीम अनदर वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी वेरी हाई टेम्परेचर इज़ वेरी हार्मफुल। इसीलिए मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है वो ट्रॉपिक रीजन्स के अंदर होती हैं। ठीक है, अब थर्ड हमारा फैक्टर आता है, हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया। थर्ड फैक्टर हमारा आता है लाइट का। लाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ ग्रोथ। देखो आप लाइट और टेम्परेचर को एक मत समझ लेना। लाइट का मतलब है कि सनलाइट कितनी आ रही है, सोलर इंसोलेशन कितना आ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर हाई हो सकता है बट वो ज़रूरी नहीं है कि सोलर इंसोलेशन हाई हो गया। कैसे, मैं अभी समझाती हूँ, 2 मिनट रुको। तो एक तो ग्रोथ के लिए चाहिए होता है सनशाइन, और बाकी जो क्रॉप की राइपनिंग होती है ना, कि जिससे हम बोलते हैं कि फसल पकना स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए सूर्य की किरणें बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए टेम्परेट रीजन के अंदर जनरली अगर अनयूजुअली क्लाउडी समर होता है तो फसल जो पकती है, जो राइपनिंग होती है, जो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप होती है वो डिले हो जाती है। कहाँ पे, टेम्परेट रीजन में। अगर क्लाउडी सीजन है, क्लाउडी सीजन का मतलब क्या है कि सूर्य की किरणें, जो सोलर इंसोलेशन है वो रिफ्लेक्ट हो गया है क्लाउड से, वो अर्थ की सरफेस तक पहुंचा ही नहीं है। एंड सेम दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि टेम्परेचर हाई हो सकता है। यहाँ पे समर सीजन है तो हो सकता है कि टेम्परेचर आपका 5 to 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिले टेम्परेट में। बट अगर क्लाउडी सीजन की वजह से सोलर इंसोलेशन नहीं मिल रहा है, विच मीन्स कि लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, जो जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउसेस जैसे कि बनाते हैं टेम्परेट रीजन्स में, तो वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर हाई रखते हैं। क्या होता है कि एक बार सोलर अगर लाइट पैनी आ गई है उसके अंदर, तो वो उसी के अंदर घूमती रहती है, उसी के अंदर घूमती रहती है, इसको हाई टेम्परेचर रखती है। तो टेम्परेचर हाई है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर जो है वो लाइट की अवेलेबिलिटी भी हो। सो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो कभी कभी आर्टिफिशियल लाइट भी दी जाती है प्लांट्स को। तो टेम्परेट रीजन में अगर क्लाउडी सीजन आ जाता है तो इसका राइपनिंग और इसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली इक्वेटोरियल के अंदर आप देखो, इक्वेटोरियल रीजन के अंदर क्या है कि हाँ भाई टेम्परेचर हाई है, बट ये वो रीजन है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली इवोपरेशन हो रहा है, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ऑलमोस्ट हर दिन बारिश होती है इक्वेटोरियल रीजन के अंदर। तो क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन दी एटमॉस्फेयर की वजह से इतनी ज़्यादा लाइट जो है वो सरफेस तक पहुँच नहीं पाती है। इसीलिए इक्वेटोरियल एरियाज़ में जनरली एक ही फसल होती है एक साल के अंदर। मल्टी क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग नहीं होती है बिकॉज ऑफ द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट। डबल क्रॉपिंग इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। सोलर इंसोलेशन जरूरी होता है राइपनिंग एंड हार्वेस्टिंग के लिए, टेम्परेट रीजन्स के अंदर पर्टिकुलरली क्लाउड की वजह से। एंड इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर हाई है लेकिन कांस्टेंट इवोपरेशन की वजह से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की वजह से, क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से सोलर इंसोलेशन इतना पेनिट्रेट करके सरफेस तक पहुंच नहीं पाता है। इस वजह से यहाँ पे साल में जनरली एक ही क्रॉप होती है। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ओके, दूसरा फिर हमारा एक और पॉइंट था कि विंड की वजह से कैसे होता है। विंड इज़ अनदर फैक्टर। अब विंड से आपको पता है कि अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती है तो फार्मिंग एक्टिविटी उससे हो ही जाती है। हम बोलते हैं कि अरे तूफान आ गया, मतलब फसल ख़राब हो गई है। इसके अलावा जो लोकल विंड्स का इम्पैक्ट होता है, जैसे कि कोल्ड विंड है, जैसे कि हम बोलते हैं हमारी
कोल्ड विंड कौन सी हो गई, एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप मिस्ट्रल का एग्जांपल ले लो, ठीक है। फ्रांस के अंदर, सदर्न फ्रांस के अंदर जो मिस्ट्रल है, ये बहुत ठंडी हवा चलती है, इसकी वजह से क्रॉप लॉस हो जाता है। या फिर अगर आप एक हॉट विंड या वार्म विंड का एग्जांपल ले लो, वार्म लोकल विंड का एग्जांपल ले लो, जैसे आप एग्जांपल ले लो सिरको का ले लो, ठीक है, सिरोको का ले लो। माल्टा इन इटली के अंदर ये गर्म हवा चलती है, तो इसकी वजह से जो क्रॉप है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो पर्टिकुलरली जो ड्राई फार्मिंग वाले एरियाज़ हैं, ध्यान से सुनना, हवा जब बहुत तेज़ी से चलती है तो ड्राई फार्मिंग वाले एरिया जो सेमी एरिड कंडीशंस के अंदर है, वहाँ पे कंटिन्यूसली जो ट्रांस इवोपरेशन है वो बहुत ज़्यादा होगा और फसल वहाँ पे बहुत जल्दी सूखने लग जाती है और आपको इरिगेशन बहुत जल्दी चाहिए होता है। अंडरस्टैंड ना, कि देखो ये आपका एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड है, यहाँ से कंटिन्यूसली इवोपरेशन, ट्रांस इवोपरेशन हो रहा है। सॉइल मॉइस्चर की बात कर रही हूँ मैं, इवो ट्रांसपिरेशन हो रहा है आपका प्लांट से। इवो ट्रांसपिरेशन इज थ्रू दी प्लांट्स एंड इवोपरेशन इज फ्रॉम दी वाटर बॉडीज। अब यहाँ पे अगर ये एयर का पैच सॉलिड है तो क्या हो रहा है कि ये मॉइस्चर इस हवा में सस्टेन कर रहा है, रुक रहा है, यहाँ पे ये धीरे धीरे आके स्टेबिलिटी में हो जाएगा। लेकिन अगर ये हवा कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है तो ये क्या हो रहा है कि मॉइस्चर भी यहाँ से तेज़ी से आगे लेके जा रहा है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो विंड की वजह से भी हमारा, जैसे 1930s के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे डस्ट स्टॉर्म आया था, तो उसकी वजह से क्रॉप फेलियर एंड सॉइल इरोजन की दिक्कत आ गई थी। तो ग्रेट प्लेन्स के अंदर भी वहाँ पे एग्रीकल्चर पोटेंशियल पे क्वेश्चन मार्क होना स्टार्ट हो गया था विंड की वजह से। दैट वाज द रीज़न फॉर द विंड, ठीक है। तो ये हमारा रीज़न हो गया क्लाइमेट के लिए। तो क्लाइमेट में हमने कौन कौन से फैक्टर्स पढ़ लिए, हमने वाटर पढ़ लिया, हमने टेम्परेचर कर लिया, हमने लाइट एंड विंड, ये 4 फैक्टर हमने समझ लिए कि किस तरीके से एग्रीकल्चर पैटर्न को इम्पैक्ट करते हैं। तो अब हमारा आता है सॉइल। सॉइल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि क्या सॉइल फर्टाइल है या नहीं है। अब सॉइल की फर्टिलिटी कैसे डिसाइड होती है, वो डिसाइड होती है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशन से। जैसे कि मिनरल्स क्या है, नाइट्रोजन कितना है उसके अंदर, फास्फोरस कितना है उसमें, सल्फर कितना है, पोटेशियम कितना है, मैंगनीज कितना है, कैल्शियम, आयरन, ये सब चीज़ें कितनी हैं। साथ ही में जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो कम मात्रा में होते हैं, जिनको हम माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं वो, जैसे कि बोरोन हो गया, आयोडीन हो गया है, कोबाल्ट हो गया है, ये सब चीज़ें कितनी है उसमें ये बताती है कि प्लांट की ग्रोथ कितनी ज़्यादा होगी। इफ़ यू रिमेंबर, सॉइल हेल्थ कार्ड इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। इसके साथ में आपने प्रीलिम्स में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ोगे कि हर एक जो न्यूट्रिएंट होता है, चाहे वो ट्रेस एलिमेंट हो चाहे वो मैक्रो एलिमेंट हो, उसमें प्लांट की ग्रोथ में इट प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, ट्रेस एलिमेंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इनका परसेंटेज सॉइल में ज़्यादा होता है। लेकिन जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं इनका परसेंटेज सॉइल में बहुत कम होता है, लाइक 0.01%, बहुत न्यूट्रिएंट्स होता है। अपनी बॉडी में भी हम बात करते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम न्यूट्रिशनल की टेबलेट्स भी लेते हैं बहुत सारे लोग। सो दैट इज़ द सेम विद द सॉइल ऑल्सो। अब यहाँ पे आप एक चीज़ सोच के देखो, अगर एग्रीकल्चर में आपने एक फसल ली, उसके बाद आपने दूसरी फसल उगाई, फिर आपने तीसरी फसल उगाई, फिर आपने चौथी फसल उगाई, तो आप क्या कर रहे हो कि ज़मीन में से जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं इनको ये फसल एब्जॉर्व कर रही है, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब है कि हर फसल के साथ में इस ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप ऐसे समझ लो कि आपके पास 100 किलो खाने का अनाज था और आपने बिना उसको फिल करे कंटिन्यूसली साल दर साल उसे कम करते गए, तो आपका 100 से 50 से 30 से 10 से 0 होता जाएगा। इसका मतलब है एक दिन आपके पास बिल्कुल अनाज नहीं बचेगा। अब इस अनाज को सॉइल में न्यूट्रिएंट से रिप्लेस कर दो। अगर आपने उस न्यूट्रिएंट को वापस एड ऑन नहीं करा, रेप्लेनिश नहीं करा, तो धीरे धीरे वो जितना भी न्यूट्रिएंट सॉइल में है ये एग्रीकल्चर क्रॉप कल्टीवेशन में ये यूज़ होता जाएगा और धीरे धीरे सॉइल बिल्कुल इनफर्टाइल होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए ये बोलते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, क्रॉप साइक्लिंग होनी चाहिए, लिग्यूमिनस क्रॉप्स लगानी चाहिए। सो दैट इज़ वन। तो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए ही कभी कभी फेलो लैंड छोड़ दी जाती है कि एक साल एक फसल हमने छोड़ दी, लगाई नहीं फसल, क्रॉप रोटेशन करा हमने, मन्यूर्स लगाए हमने, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करे जाते हैं, ताकि ये जो न्यूट्रिएंट सॉइल से कंटिन्यूसली टेकअप किए जा रहे हैं प्लांट के द्वारा, ये यहाँ से रेप्लेनिश किए जा सके। आप ज़मीन को अगर छोड़ दोगे एक साल आप, तो भी ज़मीन धीरे धीरे खुद को रेप्लेनिश कर लेती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को वापस ले लेती है बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजर्स एंड ऑल। ठीक है, सो दिस इज़ वन पॉइंट।
फॉर द सॉइल। अब एक और जो दिक्कत होती है सॉइल न्यूट्रिशन के अलावा वो होती है सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन इज़ अनदर वेरी मेजर फैक्टर। इन जनरल ये बोला जाता है कि अगर आप 25 मिलीमीटर की सॉइल की सिर्फ 25 मिलीमीटर की एक फर्टाइल लेयर को बनाने में लगभग 500 से 1000 साल लगते हैं। ठीक है, 25 मिलीमीटर कुछ भी नहीं होता है। हम 1 या 2 जनरेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर 200 मिलीमीटर तक की सॉइल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन इमेजिन कि वो 200 मिलीमीटर तक को बनने में कितने साल लगेंगे, वापस लगभग 8000 साल लगेंगे। 8000 साल तक का तो समय हमारे पास है नहीं। इसीलिए सॉइल को ये माना जाता है कि सॉइल एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में क्यों आता है? क्योंकि ये इतना जल्दी रिप्लेस नहीं हो पाता है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब रिप्लेनिशेबल हैं, इनको आप बहुत जल्दी रिप्लेनिश कर सकते हो। बट सॉइल इज समथिंग विच इज़ नॉट, यू कैन नॉट रिप्लेनिश, यू कैन नॉट ऐड ऑन अनदर बाई योर ओन पर्टिकुलरली। ये नेचुरली फॉर्मिंग प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो ये इस बात सॉइल की हो गई कि सॉइल का क्या रोल इम्पॉर्टेंट होता है। अब हमारा लास्ट फैक्टर आता है एग्रीकल्चर फिजिकल के अंदर, वो आता है रिलीफ का। रिलीफ में हमने 3 चीज़ें देखी थी। तो हमने बात करी थी कि एल्टीट्यूड का क्या फ़र्क पड़ता है, एस्पेक्ट का क्या फ़र्क पड़ता है, और ग्रेडियंट का क्या फ़र्क पड़ता है। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं हम? हाइट को बोलते हैं कि एल्टीट्यूड कितना है। अगर हमें पता है कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा ठंड, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी। अब आप इस एल्टीट्यूड को दोनों एस्पेक्ट में देखो। आप टेम्परेट रीजन में भी जाओ और आप इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन में भी रखो। टेम्परेट रीजन में क्या है कि इन जनरली जो लो लैंड एरियाज, जो प्लेन एरियाज होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर एनीवेज लो होता है। अब ऐसे में अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा लो हो जाएगा। तो क्या ये हाई एल्टीट्यूड के एरिया सस्टेनेबल रहेंगे एग्रीकल्चर के लिए? द आंसर इज़ नो। कम टू इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल एरियाज, जहाँ पे लो लैंड पे टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है। तो ऐसे के अंदर अगर आप हाई लैंड एरिया पे जाओगे तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉडरेट हो जाएगा, रहने लायक हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि जनरली जो टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन है जिनमें टेम्परेचर हल्का सा कम चाहिए होता है, वो जनरली ऊपर के एरियाज़ में, जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे होता है। जनरली जैसे आपको मैं एग्जांपल दूँ, जैसे जावा के अंदर है, जावा में जो टी कल्टीवेशन है वो हाई एल्टीट्यूड पे होता है। केन्या के अंदर जो कॉफ़ी कल्टीवेशन है वो हाई एल्टीट्यूड पे होता है। सो ये एल्टीट्यूड का फ़र्क पड़ता है। बट अगेन एल्टीट्यूड की जब आप बात करोगे तो आपको लैटिट्यूड की बात लानी पड़ेगी। यू विल हैव टू टॉक कि टेम्परेट रीजन में एल्टीट्यूड का अलग फ़र्क पड़ेगा एंड ट्रॉपिकल रीजन के अंदर एल्टीट्यूड का अलग फ़र्क पड़ेगा। कमिंग टू दी एस्पेक्ट, एस्पेक्ट की क्या बात करते हैं हम? एस्पेक्ट होता है कि आपका स्लोप या ओरिएंटेशन किधर है। अब जैसे कि आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझना, ये हमारा ग्लोब है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सन का मूवमेंट होता है। नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर लेट्स सी कि अगर ये कोई माउंटेन है तो इसमें, इस माउंटेन में जो सिर्फ इसका सदर्न स्लोप है, ये इसका सदर्न साइड हुआ और ये इसका नदर्न साइड हुआ। जाहिर सी बात है, हमें पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन किस तरफ है। तो नदर्न हेमिस्फेयर में जो माउंटेन है उनका सदर्न स्लोप पे सोलर लाइट गिरती है, और इसके नदर्न स्लोप पे क्योंकि सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नहीं जाता है, उसकी सनरेज यहाँ पे स्लैंटेड गिरती है, तो नदर्न हेमिस्फेयर पे सोलर इंसोलेशन या तो नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वाई ऑल द हैबिटेशन इन दी हिमालयाज इज टूवर्ड्स द सदर्न स्लोप। नदर्न स्लोप जनरली डेजर्टेड एरिया है हिमालयाज का, सेम इन द नदर्न हेमिस्फेयर। लेकिन अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर में जाओगे देन यू वुड फाइंड इट कि मिरर इमेज बन गई है। इसके नदर्न स्लोप पे, सदर्न हेमिस्फेयर में इसके नदर्न, ये नदर्न साइड है, नॉर्थ साइड वाला जो स्लोप है यहाँ पे सोलर इंसोलेशन गिरता है, लेकिन साउथ वाला जो साइड है यहाँ पे सूर्य की किरणें स्लैंटेड गिरती है, पहुँच नहीं पाती है हाइट की वजह से, तो यहाँ पे सोलर इंसोलेशन नहीं फॉल होता है। अब सूर्य की किरणों से ही तो सारा खेल बना हुआ है, हैबिटेशन उसकी वजह से होगा, प्लांटेशन उसकी वजह से होगा, वेजिटेशन उसकी वजह से होगी। तो जनरली जो सदर्न स्लोप नदर्न हेमिस्फेयर में जो साउथ फेसिंग स्लोप है, लेट्स कॉल इट द साउथ फेसिंग स्लोप, या जो सनी साइड है, इस सनी साइड को हम एक नाम देते हैं, इसे हम बोलते हैं एड्रेट, ADRET, एड्रेट। ये सनी साइड है हमारा। और जो शेडो वाला साइड होता है या जो शेडी साइड होता है उसे हम बोलते हैं उवेक, UBAC। ठीक है,
ADRET, एड्रेट इज सनी साइड एंड उपेक इज दी शेडी साइड। तो ये जो एड्रेट या सनी साइड है, यहीं पे जनरली आपको प्लांटेशन दिखाई देता है, सेटलमेंट दिखाई देते हैं। लेकिन जो शेडी साइड है, जो उबेक साइड है, वो जनरली डिवॉइड ऑफ सेटलमेंट होता है, या तो वो डिजर्टेड एरिया होता है, या फिर डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वो हेविली फॉरेस्टेड एरिया होता है। ठीक है, सो ये इम्पैक्ट पड़ता है एस्पेक्ट का। आप एड्रेट वाली साइड के अंदर ही जनरली कल्टिवेशन देखोगे। अब थर्ड फैक्टर आता है इसके अंदर ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट के फैक्टर में क्या है, ग्रेडियंट का मतलब है कि भाई स्लोप कितना है, आप कितना, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ये तो बहुत ही स्टीपी है, कितना स्टीपी है। तो ग्रेडियंट पे जनरली होता है कि अगर 10 डिग्री तक का मानते हैं कि अगर 10 डिग्री तक का स्लोप है तो आप इजीली कल्टीवेशन कर सकते हो। बट अगर बहुत ज़्यादा स्टीपी है तो फिर उसमें इस सिंपल कल्टीवेशन तो होता नहीं है, क्योंकि ड्रेनेज पानी से सारा का सारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर अलग तरह की कल्टीवेशन टेक्निक, फार्मिंग टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, जैसे कि कंटूर फार्मिंग हो गया है, टेरेस फार्मिंग हो गया है, स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग हो गया है। इस तरह की डिफरेंट फार्मिंग टेक्निक को अप्लाई करा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे फिजिकल फैक्टर हो गए हैं जो एग्रीकल्चर पैटर्न को कंट्रोल करेंगे। अब फिजिकल फैक्टर आर नॉट दी ओनली फैक्टर, इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि इरिगेशन स्कीम कैसी होगी, वहाँ पे किस तरह का पर्टिकुलर क्रॉप जो है वो सबसे ज़्यादा कल्टीवेट हो सकता है, वहाँ पे मिनरल डिफिशियंसीज कैसी हैं, सॉइल ड्रेनेज कैसा है। ये सारी भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करती है, बट नॉट एट ए मेजर लेवल। अगर आपका इकोनॉमिक साइड स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इनॉमरस कॉस्ट लगा सकते हो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने में, उसको एक्सटेंड करने में, तो जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो फिजिकल कंडीशंस हैं, वो थोड़ा सा साइड लाइन हो जाती हैं, वो इतना इम्पैक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, जनरली ये कहा जाता है, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया है कि जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन द शेप ऑफ द क्रॉप, कि कौन सी क्रॉप आप लगाओगे। ठीक है, सी दिस इज सी क्रॉप, बट इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमाइन इट्स एक्सटेंट, कितना दूर तक आप लगाओगे इसको, ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फिजिकल फैक्टर की। नाउ वेरी क्विकली कमिंग टू दी सोशल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की, इनका क्या फ़र्क पड़ता है। ये भी बहुत सिंपल है, मैं फटाफट से आपको करवाऊंगी, इसमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे। कि सोशल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। अब सोशल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में दोनों चीज़ें आएंगी कि सोसाइटी का क्या फ़र्क पड़ रहा है, सोसाइटी कितनी मेच्योर है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को लेने में, और गवर्नमेंट कितनी सपोर्टिव है या फिर गवर्नमेंट कितनी कंजर्वेटिव है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को मॉडर्नाइज करने में या फिर सपोर्ट करने में। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है लैंड टेन्योर का। गाइज ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, इसको लिखते जाओ, यही आंसर राइटिंग में काम आएंगे। ठीक है, TE आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे इरेजर भी है क्या। वी हैव एन इरेजर। ओके, लैंड टेन्योर का क्या फ़र्क मतलब है कि आपके पास ज़मीन कितनी समय के लिए है, टेन्योर कितना है आपका। जनरली जो प्रिमिटिव पीपल थे, अब इसको ध्यान से सुनते जाना, जनरली जो प्रिमिटिव पीपल थे वहाँ पे जो लैंड है वो कम्युनिटी के द्वारा ओन करी जाती थी। वहाँ पे इंडिविजुअल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ था नहीं, तो वहाँ पे कम्युनिटी लैंड था। पर धीरे धीरे ज़मीन लोगों ने अपने नाम पे करना स्टार्ट कर दिया, इंडिविजुअल ओनरशिप आना स्टार्ट कर दिया। बट अगेन नॉट एवरीबडी हैड द लैंड ऑन देयर नेम, तो वहाँ पे लैंड टेन्योर का कॉन्सेप्ट आया। लैंड टेन्योर का मतलब क्या है कि आप ज़मीन किराए पे ले रहे हो, है ना। तो ज़मीन जब आप किराए पे लेते हो तो अब इसमें बात आती है कि आपकी टेन्योर की स्टेबिलिटी कितनी है और आप किस तरीके से रेंट पे करते हो ज़मीन का। तो आपने जनरली देखा होगा कि जनरली जो लोग जिनका गांव में ज़मीन होता है और लेकिन उनके शहर में नौकरी है, तो वो अपनी गांव वाली ज़मीन किसी दूसरे को फसल उगाने के लिए दे देते हैं। ये दो तरीके से देते हैं कि या तो साल का एक फिक्स रेंट कर दिया जाता है कि तुम मुझे साल के
तुम मेरी ज़मीन पे तुम फसल उगाओ, मैं तुमको साल की जितना भी आमदनी होगी फसल की वो सारी मेरी होगी, जो ऑनर है लैंड का, लेकिन जो फसल उगा रहा है उसको 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए आपको सालाना दिया जाएगा। फसल चाहे कितनी भी हो, लेकिन तुमको 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख की हुई तो भी तुमको 2 लाख, और 1 लाख की हुई तो भी तुमको 2 लाख दिए जाएंगे। एक तो ये होता है, और दूसरा ये होता है कि चलो अगर 2 लाख की फसल हुई तो उसमें से 40% तुम्हारा, 60% ओनर का, इस तरीके से डिवाइड करा जाता है। अब ये जो होता है फिक्स टेन्योर या फिर शेयर क्रॉपिंग वाला जो होता है, अब इसमें जो किसान फसल उगा रहा है वहाँ पे, जिसने ये टेन्योर लिया है, उसके एथिक पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर एक किसान को पता है कि भाई मैं चाहे मेहनत करूँ चाहे ना करूँ, अगर मैं इस ज़मीन में अपना हिस्सा डालूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट्स डालूँ, इसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करूँ, मेरा क्या फ़ायदा होना है, मुझे तो 2 लाख रुपए मिलने हैं। लेकिन अगर वो शेयर बेसिंग पे होता है, शेयरिंग पे होता है, तो ही नो कि अगर 10 लाख का हुआ प्रॉफिट तो मुझे 4 लाख मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे अपना मैनेजमेंट कर सकता हूँ, मैं इसमें और ज़्यादा एफर्ट पुट कर सकता हूँ, मैं और ज़्यादा एफिशिएंसी ला सकता हूँ, मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के एफर्ट्स कर सकता हूँ। ठीक है, सो लैंड टेन्योर इज़ वन थिंग विच हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन दी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अच्छा, अब इसमें एक स्टेट ओनरशिप का भी आता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा रशिया के अंदर कलेक्टिव फार्म्स होते हैं। रशिया के अंदर जो कलेक्टिव फार्म्स होते हैं इनको कोलखोज बोलते हैं। इन कलेक्टिव फार्म में क्या होता है कि हर किसान से जो उसकी ज़मीन है वो सरकार ले लेती है, स्टेट अपने पास रखती है, और उसके बाद में एक कलेक्टिव फार्मिंग होती है और हर एक किसान को उसका शेयर दिया जाता है। तो ये हालांकि इतनी सक्सेसफुल हुई नहीं थी। चाइना ऑल्सो ट्राइड डूइंग दैट, बट चाइना में जो कलेक्टिव यूनिट थी, वो जिनको कम्यून्स बोलते हैं, चाइना में इन कलेक्टिव फार्म्स को कम्यून्स बोलते हैं। बट इस कम्यून का जो रूल था, जो टेक्निक थी, वो काफ़ी अलग थी। तो चाइना में इट वॉज वेरी सक्सेसफुल, बट रशिया में इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। सो वन इज़ द लैंड टेन्योर एंड स्टेट ऑनरशिप के ऑनरशिप किसकी है। अब दूसरा आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है, 1 मिनट इसको लिख लेते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन में होता है कि भाई कितने स्केल पे आपकी आप फसल उगा रहे हो, आपकी फार्म का साइज़ क्या है। अब आपको ये पता है कि लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, लेकिन लैंड का फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि अगर आपके दादाजी के पास में 10 बीघा ज़मीन थी और उनके 3 बेटे थे तो वो डिवाइड हो जाएगी, फिर उनके 2 बेटे थे तो वो डिवाइड हो जाएगी, फिर उनके 2 बेटे थे तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से लैंड का फ्रेगमेंटेशन होता जाता है। अब ज़मीन जितनी ज़्यादा छोटी होती जाएगी, आदमी की, इंसान की, मतलब फार्मर की उतनी ही कम इच्छा रहेगी कि वो उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट डालें क्या, क्योंकि उसको पता है कि 1 हेक्टर, आधा हेक्टर, 1.5 हेक्टर ज़मीन है। अब आप उसमें कितना इनपुट डालोगे, आप उसमें कितना मशीनरी लाओगे। वो एक इंटेंसिव फार्मिंग ऐसा होता है कि आपका सिर्फ मतलब साल भर का पेट भर जाए किसान का, किसान की फैमिली का, उतना ही वो होता है। तो लेकिन इसमें फिर बहुत फ़र्क पड़ता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे स्केल ऑफ ऑपरेशन में मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर इंटेंसिव या सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो जनरली 1 या 2 हेक्टर के अंदर इतना हो जाता है कि साल भर में उस किसान का पेट भर जाएगा। लेकिन अगर आप यूएसए के ड्राई प्लेन्स के अंदर देखोगे तो वहाँ पे अगर 200 हेक्टर, ये ड्राई फार्मिंग है, 200 हेक्टर भी ज़मीन अगर उनके पास है तो वो भी सफिशिएंट नहीं रहती है। तो ये काफ़ी मैटर करता है कि आपका इंटेंसिटी, टाइप, मेथड ऑफ प्रोडक्शन कितना है, इसके साथ में ही आपका आसपास का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, बट यहाँ पे आपने पढ़ा होगा हम मिक्स्ड फार्मिंग की, हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करते हैं, क्योंकि स्केल ऑफ ऑपरेशन में हम बात करते हैं फार्म साइज़ की। ठीक है, किसान की भाई ज़मीन कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है। इसके साथ ही में अब हम बात करते हैं कि अगर ज़मीन छोटी है तो किसान कैसे एम्प्लॉयमेंट करेगा, कैसे वो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करेगा। तो ऐसे में बात आती है मिक्स्ड फार्मिंग की। जैसे यूके के अंदर भी आप देखोगे, यूरोप के अंदर भी, कि किसानों का जो ज़मीन का साइज़ है वो छोटा है। ऐसे के अंदर इट इज़ नॉट सफिशिएंट कि वो अपने पूरे साल भर की इनकम लेके चलें या फिर अपनी फैमिली का पालन करें। तो छोटी ज़मीन के साथ में वो एक अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो यहाँ पे या तो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, या फिर हेन फार्म्स होते हैं, या फिर डेयरी फार्मिंग करी जाती है, या फिर जो रेयरिंग ऑफ पिग्स होती है कि पिग्स को पालना फिर उनको मार्केट में बेचना, इस तरह का कुछ करा जाता है ताकि, या फिर मिल्क प्रोडक्शन में ध्यान दिया जाता है ताकि एक अल्टरनेट इनकम आपकी कंटिन्यूसली आती रहे। इंडिया के अंदर भी आप देखोगे कि मिक्स्ड फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको काफ़ी महत्वता दी जाती है, क्योंकि साल भर 365 दिन तो आप
आपकी फसल होती नहीं है, आप फार्मिंग में बिजी रहते नहीं हो, तो ऐसे में हमेशा एक पुश करा जाता है कि आप एक साइड इनकम, एक साइड अल्टरनेट इनकम रखा जाए, ताकि अगर इन केस आपकी फसल किसी साल अगर नेचुरल क्लैमिटी से बर्बाद भी हो जाए तो भी आपके पास एक साइड अपॉर्चुनिटी ऑफ इनकम रहता है। जैसे फ्रांस के अंदर आप देखोगे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आप देखोगे कि इनको ना 5 o'clock फार्मर बोलते हैं। 5 o'clock फार्मर क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर ये जो किसान हैं ये 5 बजे तक तो किसी फैक्ट्री में जाके काम करेंगे और उसके बाद में घर पे आके अपना खेती का काम करते हैं, ताकि एक अल्टरनेट इनकम होती है। इसको वर्कर पेसेंट मतलब आप वर्कर भी हो और आप पेसेंट भी हो, ये एक रूल इनको बोला जाता है ऐसा, ताकि आपकी एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी रहे काम करने की। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन की वजह से। हालांकि अभी काफ़ी कंट्रीज़ में, जैसे कि आई थिंक फ्रांस के अंदर जो जितनी भी छोटी छोटी ज़मीनें थी उनको कलेक्ट करके एक बड़ा कंसोलिडेशन, फार्म कंसोलिडेशन भी करा गया था। इंडिया के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन ऑफ फार्मिंग लैंड की बात चल रही है कि बहुत ज़्यादा लैंड फ्रेगमेंटेशन है। 0.6 हेक्टर ही एक ऑन एन एवरेज अगर ज़मीन है 1.6 हेक्टर, तो वो बहुत कम है किसान के लिए। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑफ फार्मिंग की बात चलती है। देन बाकी सेकंड हमारा इसमें टॉपिक आता है विच इज़ मार्केटिंग का। मार्केटिंग पूरा डिपेंड करता है अब दोनों चीज़ों पे, गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है ये और इंडस्ट्रीज़ पे भी डिपेंड करता है। या तो जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट ने एमएसपी दे के रखा है, तो जैसे राइस एंड वीट का हाई प्राइस मिलता है तो किसान हमेशा राइट एंड वीट ही उगाएगा कि भाई कितना भी हो कम से कम इतना तो मिलेगा ही, जो खर्चा लगा है उसमें कुछ तो प्रॉफिट हो गया, हमारा पैसा तो आएगा ही आएगा। सो दैट इज़ वन। तो इस वजह से क्या होता है, ये इसकी वजह से आपने देखा होगा कि काफ़ी किसान इवन जो ड्राई लैंड एरियाज़ हैं जहाँ पे ड्राई फार्मिंग होनी चाहिए वहाँ पे भी वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग हो रही है, विच मीन्स कि आप ग्राउंड वाटर ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आप वहाँ पे ज़मीन की फर्टिलिटी ख़राब कर रहे हो, आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करके ज़मीन को ख़राब कर रहे हो, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। सो एमएसपी इज़ वन, बट एमएसपी इज़ गुड। जैसे अभी सरकार ने मिलेट्स के लिए भी पैसे देना स्टार्ट कर दिया है, एमएसपी हाई कर दी है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब वापस, और एक दूसरी चीज़ होती है वैल्यू एडिशन होना। अब ये वैल्यू एडिशन या तो सरकार कर सकती है या फिर यहाँ पे रोल आता है इंडस्ट्रीज़ का। तो दो चीज़ें मैंने आपको बोली थी कि मार्केट पे दो कंट्रोल फैक्टर होते हैं, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज़ का। गवर्नमेंट एमएसपी के थ्रू, सब्सिडीज़ के थ्रू, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू किसान को अट्रैक्ट करती है, इंसेंटिव देती है कि आप ये फसल लगाओ, आपको इतना पैसा मिलेगा। तो किसान अट्रैक्ट होता है, बोलता है इतना तो मुझे मिल ही जाएगा, मैं लगा देता हूँ। दूसरा होता है इंडस्ट्रीज़ के थ्रू कि इंडस्ट्रीज़ किसानों से सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि आपकी जितनी भी फसल होगी हम इतने पैसे में खरीद लेंगे, हमें ये फसल चाहिए, हमें मिलेट चाहिए, हमें मक्का चाहिए, हमें बाजरा चाहिए, हमें ये गन्ना चाहिए। तो इंडस्ट्री सीधा मार्केट पे इम्पैक्ट डालती है। तो ये दो चीज़ें बहुत मेजर होती है मार्केटिंग के अंदर, जो पूरा एग्रीकल्चर पैटर्न को चेंज कर देती है। इमेजिन करो अगर रिलायंस या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी मार्केट में, एग्रीकल्चर मार्केट में आ जाए और वो डिमांड करेगी मुझे तो बाजरा चाहिए खूब सारा, क्या सारे किसान बाजरा नहीं उगाने लग जाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि उनको उस चीज़ के पैसे मिलेंगे, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द मार्केटिंग। शुगर के अंदर भी आप देख सकते हो फ्रीजिंग, कैनिंग, वैल्यू एडिशन कहाँ पे होगा, वैल्यू एडिशन में कितना पैसा लगेगा, प्रोसेसिंग में कितना पैसा लग रहा है, क्या वो पैसा, प्रोसेसिंग का पैसा सरकार प्रोवाइड कर रही है या इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है। एक्सपोर्ट करने के लिए भी आपको पूरा कोल्ड स्टोरेज वगैरह चाहिए होता है। सो आर ऑल दीज फैसिलिटीज़ गिवन, ये सब मैटर करता है मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट फैक्टर इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में क्या है, ट्रांसपोर्ट में है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मतलब किसान के बीच में और जो बायर है इसके बीच में भाई तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, मीन्स ऑफ मूविंग मटेरियल कैसा है। हर चीज़ किसान को क्या चाहिए होगी, किसान को चाहिए होगा कि उसके पास सीड्स हों, किसान को चाहिए होगा कि उसके पास फॉडर हो, किसान को चाहिए होगा कि उसके पास फर्टिलाइज़र हो। ये सब चीज़ें किसान के पास होनी चाहिए। तो ये सब आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन मोड होना चाहिए, चाहे रेल हो चाहे रोड हो। अब किसान ने जो भी चीज़ उगाई है वो बायर खरीदेगा कैसे, हवा से उड़ के तो जाएगा नहीं, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा। देन यू वुड नीड द कनेक्टिविटी ऑफ द रेलवेज ऑल्सो। अब उसमें भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हो। यहाँ पे वॉन थुनन का जो एग्रीकल्चर थ्योरी था वो बहुत हेल्प करा था। उन्होंने बोला था कि जो हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं, डेली प्रोड्यूस वाले, डेली कंज्यूम वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली
किसी भी सिटी के आसपास में ही उगाए जाते हैं, के साथ पास में प्रोड्यूस करे जाते हैं, ताकि वो कम्यूट करके सिटी में उसी के उसी दिन बेच दे। नहीं तो क्या होगा, वो ख़राब होकर सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्पेशल फैसिलिटी, फ्रीक्वेंसी, अगर पेरिशेबल गुड हैं, पेरिशेबल गुड मतलब जैसे कि सब्जी हो गई है, फ्रूट हो गया है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए हैं, उनको या तो आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना होगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो स्पेशल फैसिलिटी, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। या फिर जो ट्रक होते हैं वो भी कोल्ड फैसिलिटी अवेलेबिलिटी वाले होने चाहिए, कि कोल्ड फैसिलिटी वाले ट्रक्स हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है, कितने स्पीड के साथ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो किसान को फिर तो फ़ायदा ही नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। एंड ऑल्सो हु विल बेयर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्या बायर बेयर करेगा या फार्मर बेयर करेगा, कौन बेयर करेगा इनमें से। अब मान लो किसान ने 10 लाख के अंदर प्रोड्यूस बेचा, अब इस 10 लाख में ये बोल रहा है कि भाई 6 लाख तो मेरा इनपुट ही लग गया है, तो 6 लाख तो है ही नहीं, प्रॉफिट हुआ 4 का। अब इस 4 लाख में भी अगर उसको कोई बोल रहा है कि तुम 1 लाख रुपया दे के ये सामान मेरे पास भेजो, तो इसका तो फ़ायदा सिर्फ 3 लाख का ही हुआ है ना। तो दिस ऑल्सो मैटर्स कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन बेयर करेगा, सर्विसेज कितनी फ्रीक्वेंटली वहाँ पे दी जाएंगी, ठीक है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फिर हमारा एक लास्ट फैक्टर आता है विच इज़ अवर लेबर कॉस्ट कितनी है। आपने देखा होगा इंडिया में जनरली कि यूपी से, बिहार से, पंजाब एंड हरियाणा की तरफ एग्रीकल्चर लेबर्स जाते हैं, तो उनकी डिमांड बहुत रहती है, पर्टिकुलरली जब हार्वेस्टिंग वाला सीज़न होता है तो फसल काटने के लिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, उसके अंदर की उनकी कॉस्ट कितनी है, उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उसके बाद में उनको सोशल सर्विसेज कितनी मिल रही हैं। सिंस विद द मैकेनाइजेशन ऑल्सो ये हो गया है कि जो मैनुअल लेबर है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गई है। तो अगर कम हो रही है तो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। फिर उसको इंडस्ट्रीज़ के अंदर एडजस्ट करना कि इंडस्ट्रीज़ में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनको वेजेस कंटिन्यूसली मिल रहे हैं या नहीं, हो जाएगा। फिर एक और फैक्टर आता है विच इज़ द फैक्टर ऑफ द कैपिटल आता है जनरली कि पैसे कौन दे रहा है। किसान को लोन मिलता है ना, किसान के पास तो 6 लाख रुपए होंगे नहीं इतना इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको लोन मिलेगा, तो उसको कैपिटल कहाँ से मिल रही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप इनपुट में चाहे सीड्स खरीदो, फर्टिलाइज़र खरीदो, फोडर खरीदो, या फिर अगर आप एनिमल खरीद रहे हो, या फिर आप मशीन्स खरीद रहे हो, या फिर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी अगर दे रहे हो, तो इन सब के लिए पैसा चाहिए होता है। फार्मिंग में पैसा, जो बड़ी बड़ी एग्री बिजनेस होते हैं वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं, उनमें बहुत लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, तो वो तो छोटा किसान दे नहीं पाता है। बट इस कैपिटल डिप्लॉयमेंट के लिए, मार्केटिंग स्किल के लिए, देन द गवर्नमेंट हैज़ टू कम इन द पिक्चर कि गवर्नमेंट क्या करेगी। गवर्नमेंट सरकार लोन बहुत ही कम रेट पे सरकार बहुत ही कम रेट पे लोन देती है, ताकि वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो आपको हाई क्वालिटी सीड्स खरीदना हो, चाहे लेबर कॉस्ट देनी हो, चाहे आपको पोस्ट हार्वेस्ट इंश्योरेंस करवाना हो, इन सब के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, तो वो सब पैसा देता है सरकार, ठीक है। फिर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस आता है, एक और फैक्टर होता है लेबर कैपिटल के बाद में एक और फैक्टर होता है विच इज़ अवर इन्फ्लुएंस ऑफ दी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस। गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ये जनरली होता है कि सरकार कितना ध्यान दे रही है एग्रीकल्चर पे। जैसे हमारी एग्रेरियन कंट्री है तो गवर्नमेंट पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन। हमारे यहाँ फार्म बिल निकलता है, एग्रीकल्चर बिल निकलता है, एमएसपीज जो है वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, कॉन्स्टेंटली डिसाइड होती है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की कितनी है, टैक्स यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है एग्रीकल्चर की इनकम चाहे आपकी कितनी भी हो, लैंड रिक्लेमेशन होना, लैंड रिफॉर्म करना, ये सब चीज़ें डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें आती है गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से, गवर्नमेंट की पॉलिसी से कि गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट कितना एफर्ट कर रही है एग्रीकल्चर को हाई करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ कुछ करके सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर हैं। मैं एक बार क्विकली बोल रही हूँ कि कौन कौन से हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर हैं, इसको आप चेक कर लेना कि आपने सारे लिखे तो हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी लैंड टेन्योर की। लैंड टेन्योर में हमने दो चीज़ें बात करी थी कि फिक्स्ड इनकम हो सकती है या फिर आपका शेयरिंग बेसिस पे भी हो सकता है। उसके साथ ही हमने लैंड टेन्योर में बात करी थी स्टेट ओनरशिप की, जिसमें हमने रशिया और चाइना का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, कलेक्टिव फार्मिंग का। फिर सेकंड पॉइंट हमने बात करी थी स्केल ऑफ ऑपरेशन की, कि फार्म साइज़ कितना है, कितनी प्रोडक्टिविटी उससे इफेक्ट हो गई। तो फार्म साइज़ में हमने बात करी थी कि अगर जैसे क्लाइमेट के पे भी फ़र्क पड़ता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का और यूएसए का हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। फिर हमने फ्रेगमेंटेशन की बात करी थी। फ्रेगमेंटेशन के साथ ही में हमने ये भी बात करी थी कि अल्टरनेट इनकम, एक मिक्स्ड फार्मिंग की हमने बात करी थी कि
मिक्स्ड फार्मिंग की हमने बात करी थी कि एक अल्टरनेट इनकम रहना चाहिए, और लैंड कंसोलिडेशन भी धीरे धीरे हो रहा है, इसकी बात करी थी। देन वी टॉक्ड अबाउट दी मार्केट कि मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग है। अब उसमें मार्केट में हमने एमएसपी की भी बात करी थी एंड इंडस्ट्रियल की भी बात करी थी। देन वी टॉक्ड अबाउट ट्रांसपोर्ट कि ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है वो स्मूथ होनी चाहिए, कम पैसे लगने चाहिए उसमें, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बात करी थी। देन वी टॉक्ड अबाउट लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एंड इफ़ द मैकेनाइजेशन इज़ हैपनिंग तो जो अवेलेबल लेबर है उसको इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं तो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा। देन वी टॉक्ड अबाउट द कैपिटल एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। सो ये हमारे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बी इट फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर एंड बी इट फॉर द वर्ल्ड एग्रीकल्चर, टू अंडरस्टैंड कि पैटर्न क्या है, कहाँ पे कौन सी फसल कैसे उगती है। जब आप ये सब चीज़ें समझ लोगे तो अब आपको पैटर्न ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर समझने में कतई समय नहीं। आफ्टर दिस वी वर सपोज टू डू कि हम आज ही वर्ल्ड एग्रीकल्चर पैटर्न को देख लेते हैं, बट सिंस ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है क्योंकि इसमें हमने दोनों फैक्टर की बात करी है, सो आई थिंक इट इज़ बेटर कि हम आज का लेक्चर यहीं पे ब्रेक करें एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम वर्ल्ड एग्रीकल्चर पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम डी विटन्सले की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उन्होंने 13 एग्रीकल्चर रीजन दिए थे वर्ल्ड के अंदर। सो दिस विल अनदर टेक अराउंड 30-40 मिनट्स टू फिनिश एंड देन वी विल अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद दैट। सो इसके साथ एसोसिएटेड एज सच कोई स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है नहीं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। तो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, द जियोग्राफिकल एंड द इकोनॉमिक फैक्टर। सो कल हम करेंगे वर्ल्ड एग्रीकल्चर पैटर्न को एंड विद दैट वी विल अटेंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो। विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो हम यहीं पे उसको अटेम्प्ट करेंगे। आई विल शो यू, मैं जो टेलीग्राम चैनल है उस पर एक हैंड रिटन मॉडल आंसर डालूंगी, बट हियर वी विल डिस्कस कि व्हाट वी आर सपोज टू राइट इन टू दैट एंड देन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, राइट। सो दिस इज इट इन टूडेज क्लास। अगर आप ओनली IAS पे ज्योग्राफी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं onlyIASgeography@gmail.com पे, या फिर आप सीधा video.in.onlyIAS पे जाके आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे कोर्स है, वहाँ पे सैम्पल क्लासेस भी हैं, वहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्लासेस भी हैं, बुक्स भी सारी कुछ हमने रखी हुई है, जितनी भी PDF books available है, so that you don't have to purchase many of the books, and as we provide the PDF of the notes also, so that you can download and take a print of that also, so you can see, you can join the class anytime। and बाकी previous year questions का तो हम यहाँ पे चलते रहेंगे, but अगर आपको in depth foundation course की ज़रूरत लग रही है तो you can definitely see and join that। so this is it। if you have any other questions relating to the course, और कि हम अगर मतलब if you have any suggestions, ideas कि हम हमारी ऑप्शनल आंसर राइटिंग को इस तरीके से और भी ज़्यादा स्मूदन कर सकते हैं, या आपको ये और ज़्यादा हेल्पफुल इस तरीके से हो सकती है, प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन और मेल कर दो, व्हाटएवर यू फील फाइन विद। एंड दिस इज इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास इन विच वी विल डू द वर्ल्ड एग्रीकल्चर पैटर्न। दैट इज इट। बाय बाय। जय हिंद।